Dear students, we are going to start lesson 4, whose name is From the Diary of Anne Frank. एन फ्रैंक की डायरी से, डायरी तो आप जानते ही हैं। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले एनलिज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945। एनलिज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 को फरवरी में या मार्च में, फरवरी या मार्च टू 1945 इसमें ये बॉर्न हुई और उसमें ये एक्सपायर कर गई। वाज अ जर्मन, जर्मनी की रहने वाली बॉर्न जेविश गर्ल, एक ऐसी लड़की थी जो एक यहूदी ख़ानदान में, यहूदी घर में पैदा हुई। हु रोट वाइल इन हिडिंग, हिडिंग माने छुपा लेना, छुप जाना। हु रोट, जिसने लिखा, कब लिखा? वाइल इन हिडिंग, जब वो छुपी थी, अपने को लोगों की निगाह से बचा ली थी। विथ हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। ये बच्ची जिसका फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसने एक डायरी में कुछ चीज़ें लिखी। कब लिखी? उस वक्त लिखी जब ये अपने फैमिली के साथ एंड 4 फ्रेंड्स से, और 4 दोस्तों के साथ, कहाँ पे? इन आम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कहानी कब की है? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और उसमें जर्मनी के नीदरलैंड में जब जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन पूरी तरह से कब्ज़ा कर ली थी, जर्मन का पूरी तरह से एम्पायर हो गया था, तो आम्स्टरडम के अंदर अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ ये लड़की छुपी थी और वहीं पे उसने डायरी लिखी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू आम्स्टरडम आफ्टर द नाजिस gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। अब यहाँ पे नाजिस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पे एनिलिजे मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी और मार्च वाज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल। ये एक जर्मनी लड़की थी, बच्ची थी, जो एक जेविश गर्ल, एक ऐसी लड़की थी जो यहूदी घराने में पैदा हुई या यहूदी थी। यहूदी किसको कहते हैं मालूम है? जो, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर थे, उनको जो मानने वाले थे, बनी इसराइल वाले, उनको क्या कहते हैं? यहूदी। ठीक है। हु रोट, जिसने लिखा, कब लिखा? वाइल इन हिडिंग, जब वो अपने आप को छुपा ली थी या छुपी थी। विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 फ्रेंड, 4 दोस्तों के साथ। कहाँ पे? इन आम्स्टरडम, आम्स्टरडम के अंदर, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये कब की घटना है? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जर्मनी के नीदरलैंड पर, नीदरलैंड पर जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन का पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया था। हर फैमिली हैड मूव्ड, इसका परिवार, किसका परिवार?
एन फ्रैंक का परिवार हैड मूव कर गया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया था। कहाँ पे चला गया था? आम्स्टर्डम में। आफ्टर द नाजिस गेंड, जब नाजियों ने पूरी तरह से जर्मनी के अंदर अपना पावर जमा लिया, कब्जा कर लिया। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन इन लोगों के साथ धोखा हो गया। किनके साथ? इनके साथ, ये जो छुपे थे जहाँ पे, इनके साथ धोखा हुआ। बट वर ट्रैप्ड, मतलब इन लोगों का पता लगा लिया गया। अनफोल्डेड मतलब दे हैड बीन कॉट, इन्हें पकड़ लिया गया, या दे हैड बीन अरेस्टेड, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, जब नाजियों का जो ऑक्यूपेशन था, जब नाजियों का जो पूरी तरह से ताकत गलबा कहाँ तक पहुँच गया था? नीदरलैंड के अंदर। नाजी, आपको मालूम, अडोल्फ हिटलर जो जर्मनी में बहुत सारे तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को मार डाला था, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, बूढ़े भी थे, ठीक है। सबको क्या नाम है, उनके ऊपर जुल्म सितम ढा करके मौत के हवाले कर दिया। ये तारीख के अंदर, इतिहास के अंदर बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। उसी में ये बच्ची भी शिकार हो जाती है। अब इसके बाद एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. As persecution कहते हैं ऑपरेशन, तशद्दुद, जुल्म सितम। हिंदी इसकी क्या हो जुल्म सितम की? अत्याचार। मतलब जब अत्याचार, मतलब परसिक्यूशन, लूट खसूट, मार काट, अगेंस्ट द जेविश, यहूदियों के लोगों के खिलाफ इंक्रीज्ड, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब यहूदी आबादी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाने लगे, तो क्या हुआ? द फैमिली वेंट, ये परिवार चला गया, इनटू हिडिंग, अपने आप को क्या नाम है, छुपा लिया, अपने आप को महफूज सुरक्षित स्थान पे, ठीक है, लेके चले गए। कब? इन जुलाई 1942 में। कहाँ गए? इन हिडन रूम्स इन हर फादर, अपने फादर ओटो फ्रैंक्स की ऑफिस में एक कमरा था, वहीं पे अपने आप को छुपा लिए। क्लियर? मतलब नाजियों के जुल्म सितम से बचने के लिए ये पूरा परिवार अपने फादर, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक से था, वो जहाँ पे काम करते थे, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की ऑफिस में एक रूम था, उसी रूम के अंदर अपने आप को कैद कर लेते हैं। आफ्टर 2 years इन हिडिंग, मतलब हिडिंग के 2 साल के बाद, जब से उन्होंने अपने आप को उस कमरे में बंद रखा था, उसके 2 साल के बाद द ग्रुप वाज बेट्रेड। बेट्रे मैंने होता है बच्चों अनफोल्डेड, मतलब इन ग्रुप का पता लगा लिया गया, ठीक है, इनको पकड़ लिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है बच्चों? प्रिजन एक तरह से जेल होती है। इनसाइड अ हाई फेंस, एक ऊंची चहार दीवारी के अंदर एक कैद या जेल बनाई जाती है, जहाँ पे सिविलियंस जो होते हैं, पॉलिटिकल पर्सन जो होते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है। कहने का मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी अगर आवाज़ बुलंद करे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी अगर कदम उठाए, तो लोगों को क्या नाम है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जिसका नाम क्या है? कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, वहीं पे उनको रखा जाता था। तो इनको 2 साल के बाद जब इनका पता लगा लिया गया,
तो इनको कहाँ पे पहुंचा दिया गया? कंसंट्रेशन कैंप, जो एक तरह से जेल थी, जहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जगह बहुत कम थी। जैसे पहले आप काला पानी की सज़ा का नाम सुने हैं, ठीक है? वहाँ पे काले पानी की सज़ा जिसको हो जाती थी वो कायदे से बैठ नहीं पाता, इतने छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस, ठीक है? चलिए, यहाँ पे बच्चों द ग्रुप वाज बेट्रेड, इस ग्रुप को बेट्रे कर लिया गया, मतलब पकड़ लिया गया, इनका पता लगा लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। और जो उनका कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम था जहाँ पे सिविलियंस को सिर्फ इस वजह से कैद करके रख दिया जाता था कि वो सिस्टम या गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। वेयर एंड डाइट, जहाँ पे यहीं पे रह करके, इसी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रह करके एन डाइड यानी एन एक्सपायर कर जाती है, एन फौत हो जाती है, मर जाती है। किससे? ऑफ टाइफस से। टाइफस एक सीरियस इन्फेक्शस बीमारी है जिसके अंदर हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, चिल्स, सीवियर हेडेक, बहुत तेज़ सर में दर्द होती है, और लाल लाल बॉडी पे रेड कलर का निशान आ जाता है, चकत्ता चकत्ता, जिसको जिलपुत्ती बोलते हैं। तो टाइफस की बीमारी में बर्गन बेल्सन, जो कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम जहाँ पे बना था, उस जगह का नाम क्या? बर्गन बेल्सन में वो एक्सपायर कर जाती है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गट फ्रैंक, अपनी बहन मार्गट फ्रैंक के एक्सपायर के कुछ दिनों के बाद ही इसका भी देहांत हो जाता, मतलब दोनों बहनों का इंतकाल हो जाता है। बात सुनाई? हर फादर ओटो दी ओनली सर्वाइवर। अब बचे कौन हैं? सिर्फ उनके पिताजी, जिनका नाम ओटो, यही सर्वाइवर है, यही बचे हुए हैं ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप में सिर्फ उनके पिताजी बच गए, जिसकी वजह से ये रिटर्न टू आम्स्टर्डम, ये रिटर्न हो गए, लौट गए कहाँ पे? आम्स्टर्डम। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब जंग ख़त्म हो गई, जंग के ख़त्म होने के बाद, वार के एंड होने के बाद, उनके पिता, जो पूरे फैमिली में, पूरे ग्रुप में यही बचे होते हैं, ये लौट के आम्स्टर्डम जाते हैं टू फाइंड, पता लगाने के लिए कि हर डायरी हैड बीन सेव्ड, क्या उसकी डायरी बची हुई है कि नहीं, उसकी डायरी सुरक्षित है कि नहीं। कॉन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उनको ये लगा कि यही एक नायाब रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। यूनिक रिकॉर्ड मतलब इस जैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ही टूक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, तो उन्होंने इसको पब्लिश कराने का कदम उठाया। पब्लिश कराने के लिए उन्होंने क्या नाम है, अपना कदम आगे बढ़ाया। इन इंग्लिश, अंडर द नेम, इंग्लिश में इसको पब्लिश कराने के लिए कदम आगे बढ़ाया, और उस पर नाम लिखा क्या? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की की डायरी, उसका टाइटल दिया। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक, ये डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी। एन फ्रैंक को कब दी गई थी? फॉर हर 13th बर्थडे, उसका जब 13वां बर्थडे था, उसके 13वें बर्थडे के दिन
ठीक है, ये डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। और उस डायरी में इस बच्ची ने 12 जून 1942 से लेकर के फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944 तक उसकी लाइफ के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी, ठीक है, जिस अंदाज से घटी वो क्या नाम है उसके अंदर 1 बाय 1 करके नोट करती चली गई। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज। पहले चूँकि ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी तो उसके बाद क्या नाम है इसका मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषा में, बहुत सी ज़बान में उसका ट्रांसलेशन किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड से मोस्ट वाइडली रीड बुक। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। मतलब उसकी जो डायरी थी जिसका टाइटल था एक नौजवान लड़की की डायरी, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर इतनी मशहूर हो गई, इतनी फेमस हो गई कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब ये बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन से, यहाँ तक कि इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी, ठीक है, टेलीविज़न में भी इसका आया और थिएट्रिकल जो प्रोडक्शन थे, थिएटर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन थे उसमें भी, ठीक है, इस बच्ची की जो लेख थी, जो डायरी थी, उसका भी वहाँ पे लोगों ने क्या नाम है अपने अपने अंदाज में उस कहानी को जो है, ठीक है, अपने अपने प्लेटफॉर्म से उसको क्या नाम है दिखाया। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और यहाँ तक किसी डायरी की बेस पे ओपेरा का भी क्या नाम है गठन हुआ। ओपेरा किसको कहते हैं? एक आर्ट फॉर्म है दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू म्यूजिक एंड सिंगिंग। एक तरह का आर्ट है जिसमें म्यूजिक और सिंगिंग दोनों साथ साथ, उस पर भी इसकी फिल्म बनी। उसके बाद बच्चों डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank became one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Described as the work of a mature and insightful mind, ये डायरी जो है डिस्क्राइब करती है, बयान करती है द वर्क ऑफ अ मेचर एंड इंसाइटफुल माइंड, एक ऐसा काम, मतलब इट प्रोवाइड्स अ विविड, ये बुक जो है एक विविड का मतलब होता है क्लियर एंड कंप्रहेंसिव ऑफ हर एक्सपीरियंस। इस बच्ची का जो एक्सपीरियंस था, जो तजर्बा था, जिसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहन अध्ययन, एक ज़बरदस्त जो है तजर्बा, वो इस बुक की, इस डायरी के अंदर दिख रहा है। ये उस ज़माने की बात है जब नाजी का दौर था, नाजियों का जुल्म व सितम, नाजियों का बोलबाला, नाजियों की तरफ से जो अत्याचार, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल क्या नाम है करीब से देखने के लिए ये एक कंप्लीट क्या नाम है इंफॉर्मेशन है। मतलब ये बुक जो है पूरी तरह से बयां कर रही है कि उस वक्त नाजी का क्या करतूत था, क्या कारनामा था, कैसे वो लोग दूसरों के ऊपर अत्याचार जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, जिसकी वजह से एन फ्रैंक हैज़ बिकम, एन फ्रैंक भी बन गई मोस्ट रिनोड, बहुत ज़्यादा मशहूर एंड डिस्कस्ड, और उसको भी डिस्कस किया जाने लगा ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, जो क़यामत जैसा मंजर था
जिसमें तकरीबन बताते हैं 6 मिलियन यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हीं मौत में से इसको भी, ये भी शिकार हो गई, ये भी, इसको भी क्या नाम है, उसके अंदर ले लिया गया, ये भी उनके जुल्म सितम का शिकार हो गई। यही कहने का मतलब ये है कि ये बुक जो है सारी चीज़ों के मनाजिर को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर उस बच्ची की तरफ से जो एक बालिग और बसीरत, मतलब बहुत ज़्यादा क्या नाम है, डीपनेस की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बच्ची बहुत करीब से क्या नाम है, हर चीज़ को अपनी डायरी के अंदर लिख दी है कि उस वक्त नाज़ी के वक्त में हम लोग की यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी गुज़र रही थी, बहुत ही करीब से उस डायरी को पढ़ने से मिलता है। और बाद में ये भी क्या नाम है, हॉलोकॉस्ट विक्टिम की शिकार हो गई। ये इसकी समरी थी। अब इसके बाद हम आते हैं लेसन पे। ये एक्टिविटी है, यहाँ से ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मतलब डायरी के अंदर कुछ भी लिखना इज़ रियली स्ट्रेंज, हकीकत में ये एक अजीब एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। ये एक अजीब व गरीब जो है एक्सपीरियंस है, डायरी के अंदर किसी चीज़ को लिखना। फॉर समवन, किसी भी शख्स के लिए, लाइक मी, जो मेरी तरह से हैं, यानी मुझे डायरी के अंदर लिखना एक अजीब लगता है। मुझ जैसे लोगों के लिए डायरी के अंदर लिखना एक अजीब सा अनुभव होता है। ठीक है, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैंने कभी लिखा, मैंने कभी लिखी नहीं, इस वजह से नहीं, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ भी लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज, लेकिन वजह ये भी है कि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन नाइदर आई nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। चलिए बच्चों, म्यूजिंग्स मीन होता है थिंकिंग। तो यहाँ पे बात करेंगे लेटर, बाद में मैं ये सोच रही हूँ कि नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स, न तो मैं न तो कोई, विल बी इंटरेस्टेड, कोई मतलब शौक़ रखेगा, उसे रुचि होगी, इन द म्यूजिंग, सोचने में, आप ए 13 ईयर ओल्ड, की एक 13 साल की बच्ची जो है, जो स्कूल गर्ल है, स्कूल में पढ़ती है, उसकी डायरी क्या पढ़ी जाए। खाली उसे, मुझे इस बात से फिक्र है कि मुझे वहाँ पे राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में क्या नाम है, डायरी में कुछ भी लिखना एक अजीब तजर्बा है, एक अजीब चीज़ मुझे महसूस होती है। फॉर समवन लाइक मी, मतलब मुझ जैसे अगर और लोग भी होंगे तो उनको भी अजीब लगता होगा। नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं हूँ, बट आल्सो बिकॉज, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है एक 13 साल की बच्ची का लेख क्यों पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओ वेल, अच्छी बात, इट डजेंट मैटर, चाहे कुछ भी हो, इससे कतई नज़र, ठीक है, इट डजेंट मैटर का मतलब इससे कोई मतलब नहीं। आई फील लाइक, मेरा मन कर रहा है, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन
जैसे मुझे चाय पीने का मन कर, आई फील लाइक टेकिंग टी। तो मुझे राइटिंग, मुझे डायरी पे लिखने का मन या जी कह रहा है, कर रहा है। एंड आई हैव एन ईवर ग्रेटर, और इससे बढ़ करके मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे दिलो दिमाग में जो कुछ भी है उसको मैं निकाल बाहर करूँ। ठीक है, सबसे बड़ी जो मतलब मेरी शदीद ख्वाहिश है, शदीद इच्छा है कि मेरे मन में जो कुछ भी है मैं उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं, बाहर कर दूं, उसको मैं अपने दिलो दिमाग में न रखूं, उसको रख करके मैं दुनिया से अलविदा न हो जाऊं, बल्कि दुनिया वालों को मैं बता के जाऊं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों के मुकाबले में जो कागज़ होता है वो बहुत ज़्यादा सब्र वाला होता है। मतलब पेपर, लोगों के मुकाबले में ये पेपर जो बेजान चीज़ है उसके अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है। मैं अगर किसी से कहूँ तो हो सकता है मेरी बात का मजाक उड़ाए, मेरी बात को अपने दिलो दिमाग में न रख पाए, मेरी बात को कहीं जा करके वो डिस्क्लोज कर दे। लेकिन ये पेपर जो है ऐसा कुछ नहीं करता, उस पर मैं लिखना चाहूँगी तो वो सुरक्षित उसके अंदर रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर जो है मोर पेशेंस, इसमें सब्र ज़्यादा है, कंपेरिजन देन, लोगों के मुकाबले में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, gradually referred to as a diary, unless I should have ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. चलिए, यहाँ पे पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट, मैंने सोच लिया, ऑफ दिस, इस चीज़ को मैंने सोच लिया, saying on one of those days when I was feeling a little depressed, मतलब उन दिनों, उन अय्याम में, उन दिनों जब मैं फील कर रहा था a little depressed, थोड़ा उदास था। जब मैं थोड़ा उदास था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था और घर पे बैठा था with my chin इन माई हैंड, ये चिन जो है ना, इस तरीके से मैं बहुत ही गहराई से सोच रही थी, सोच में डूबी थी। ये ठुड्डी जो होती है, ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़ी थी। बोर्ड, बहुत ज़्यादा मैं बोरियत महसूस कर रही थी। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब ये होता है कि इनएक्टिव, मतलब नॉट इन फुल इंथुजियाज्म, मतलब चाक चौबंद, बहुत एक्टिव न रहना। ठीक है, इनएक्टिव रहना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपने को बोर महसूस कर रही थी। वॉन्डरिंग वेदर, और ये सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि घर में मैं रुकूं या घर से बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड, मैंने आखिर में फैसला कर लिया कि नहीं, स्टे करूँगी वेयर आई वॉज, जहाँ पे मैं हूँ मैं वहीं पे रुकूँगी। ब्रूडिंग, यस, और ये सोच ले कि पेपर डज है मोर पेशेंस, पेपर के पास इंसान के मुकाबले में, लोगों के मुकाबले में ज़्यादा क्या नाम है, धैर्य होता है, ज़्यादा सब्र होता है। ठीक है, ये सोच करके मैं लिखने वाला प्रोग्राम शुरू कर दी। चलिए बच्चों, अब इसके बाद
डायरी में वो बच्ची क्या लिखती है, ठीक है, वो सारा डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, अगला पार्ट।